Dear student friend Falber, today we are going to discuss John Ashbery. John Ashbery is an American poet and he was born in USA 1928 and died 2017. It means he is a modern writer, postmodern writer. जॉन एशबेरी ने अपनी पोइट्री के अंदर मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को ब्लेंड करके आपके सामने पेश किया है। जॉन एशबेरी ने अपनी पोइट्री के अंदर रियलिज्म और आइडियलिज्म दोनों का ब्लेंड दिया है। दुनिया के जितने भी फिलासफर हैं, अगर उनकी फिलासफी को मजीद तोड़ा जाए, डीकंस्ट्रक्ट किया जाए, तो वो दो मेन फिलासफर हैं हमारे, अरिस्टोटल और प्लेटो, उनकी फिलासफी के सामने खड़े हो जाते हैं। हमारे पास जॉन एशबेरी की दो पोएम्स हैं, एक है द पेंटर और दूसरी है द मेलोडिक ट्रेन। द पेंटर के अंदर वो डिस्कस करता है, वो उसके अंदर शामिल करता है इंप्रेशनिज्म का कंसेप्ट, एक्सप्रेशनिज्म का कंसेप्ट और सुरियलिज्म और डाडाइज्म का कंसेप्ट। डेफिनेटली इफ यू वांट टू लर्न जॉन एशबेरीज पोएट्री, यू नीड टू लर्न अबाउट दीज मूवमेंट बिकॉज दीज आर इन्फ्यूज्ड इन हिज पोएट्री। ये दो मोमेंट के जो मेन राइटर्स हैं, उनके आइडियाज को उसने इसके अंदर डाला है, इसलिए आपको कंफ्यूज करता है। जब आप इसको समझते हैं तो इट लुक्स लिटिल बिट कंफ्यूजन, इट इज अ ग्रेट कंफ्यूजन फॉर द स्टूडेंट टू कॉम्प्रीहेंड। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज मूवमेंट। जॉन एशबेरी आइडियलिज्म और रियलिज्म का टच आपके सामने रख देता है और खुद आप रीडर को कहता है कि फैसला करें। एक पेंटर है, वो पेंटिंग करना चाहता है, वो कहता है कि जैसा मेरे सामने समंदर है, ये वैसे ही इसकी वेव के साथ, अंडरकरंट वेव के साथ बिल्कुल हूबहू कैनवस के ऊपर आके प्रिंट हो जाए। तो एक पोएट है ना और एक पेंटर है, वो कहता है कि लेट आर्ट शुड बी टेकन फॉर आर्ट से, डोंट कंसीडर इज अ डिडक्टिव पर्पस, यू शुड नॉट टेक इट फॉर the realistic purpose or something like that purpose. It is art and art should be taken for art से। जैसे कि बहुत सारे एरियाज हैं, पेंटिंग है तो पेंटिंग में समझें, पोइट्री है तो पोइट्री समझें, और जो रियलिटी है उसको रियलिटी समझें, बट इट इज अ पोइट्री एंड इट इज द इंडस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट। यू शुड नॉट टेक इट फॉर डिडक्टिव और टीचिंग और मॉरल और अदर लेसन। वो कोई पोइट्री को या पेंटिंग को मॉरल लेसन नहीं समझता कि कोई मॉरल लेसन नहीं होना चाहिए, इट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। अब एक आर्टिस्ट है तो उसको आजादी होनी चाहिए कि वो कैसा सोचता है। अगर आप एक आर्टिस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं, उसे रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, तो उसकी जो फैकल्टीज हैं, जो उसकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज हैं, फैकल्टीज हैं, आर्टिस्टिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, आप उसको चेंज कर रहे हैं। तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। लेट द आर्टिस्ट शुड बी टेकन एज अ आर्टिस्ट, not for a teacher, not for a moral guide, not for other subject। तो हमने कहता है कि बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका के अंदर कुछ राइटर जो हैं वो नई प्रैक्टिस कर रहे थे पोएट्री के साथ, लेकिन दूसरी साइड पे जो कम्युनिस्ट रशिया के अंदर कम्युनिस्ट जो क्रिटिक्स थे वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये जो है ये एक न्यू प्रैक्टिस है और वो आपके सामने एक पेंटर की सिचुएशन रखता है। उसके अंदर पेंटर आपको शो करता है कि उसके सामने एक बिल्डिंग है, वहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप चाहें तो अपनी पिक्चर बना लें, आपको बड़ी अच्छे समझ आ जाएगी। एक बिल्डिंग है और उसके सेंटर में वो अपना जो कैनवस है वो रख के बैठा हुआ है, उसके पास ब्रश है और उसने पकड़ा हुआ है पेंटर ने, और उसके बाद उसके सामने एक समंदर बैठा है। पीछे देखता है तो रियलिस्ट जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उसे कहते हैं कि तुम ऐसी पोएट्री कैसे। वो कहता है कि मैं एक ऐसा समंदर इस कैनवस के ऊपर उतारना चाहता हूं कि वो अपनी अंडरकरंट, उसकी वेव भी उसके ऊपर आ जाए और बिल्कुल वैसे जो हूबहू समंदर है मेरे कैनवस पर आ जाए, और मेरा ब्रश भी ना चले और मैं ना चलाऊं और मैं खड़ा रहूं, ये खुद मैं सोचूं तो इसके ऊपर आ जाए। वो कहते हैं कैसा लेवल आइडिया दे रहे हो कि ये खुद इसके ऊपर आ जाए, ये कैसे हो सकता है। एक साइड पे तो आर्टिस्ट है ना, तो वो जो सोचता है, जैसे वो सुरियलिज्म और डाडाइज्म और इनका बिलीव है, जैसे वो सुरियलिस्टिक जो लोग हैं वो क्या ड्रीम की इंटरप्रिटेशन देते हैं। अब ड्रीम में आपकी कैसी भी पिक्चर आ सकती है, आप हूबहू वैसे उसको पेंट कर देते हैं, लेकिन लोग कहते हैं यार ऐसी पिक्चर ना बनाओ। लेट द आर्टिस्ट और पेंटर शुड डू हिज वर्क।
पेंटर के तो जो ख्याल आएगा वो पेंट कर देगा। आप उसे कहेंगे कि ऐसी पिक्चर ना बनाओ, ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ, तो वो उसकी जो फैकल्टीज हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक हैं, उसकी जो अहलियत है, आप उसको चेंज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, फिर तो वो नहीं रुक जाएगा। तो पेंटर और आर्टिस्ट को कहते हैं कि अपना काम करने दो। वो जब सोचता है लेट हिम डू हिज वर्क। जब ये फ्रांस गया है तो वहां पे फ्रेंच राइटर्स जो उस वक्त इस पे वर्क कर रहे थे इस मूवमेंट में, उनसे काफी मुतासर हुआ। उसमें सबको हम डिस्कस करेंगे। इंप्रेशनिज्म लिखिएगा। इंप्रेशनिज्म पहले तो जॉन एशबेरी की लाइफ लिखी, 1928 में पैदा हुआ, 2017 में इसकी डेथ हुई है। अमेरिकन पोएट है और साथ पेंटिंग से काफी मुतासर था। जब फ्रांस गया है तो वहां पे जो पेंटिंग की मूवमेंट थी, सूररिज्म, डाडाइज्म, इससे मुतासर हुआ। इंप्रेशनिज्म के बारे में लिखिए। इज द 19th सेंचुरी आर्ट मूवमेंट। इंप्रेशनिज्म एक 19th सेंचुरी की आर्ट मूवमेंट है और इसके अंदर क्या यूज होता है? इसके अंदर विजिबल ब्रश स्ट्रोक और इस तरह के इंफेसिस किया जाता है। इसके अंदर पेंटिंग वगैरह यूज होती है और ये एम्फेसाइज करता है एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ द लाइट एंड चेंजिंग मॉडर्न मोमेंट। कि आप जो आपके मन में कोई आइडियाज आ रहे हैं ड्रीम में, आप वैसा ही इसमें पेंट करते हैं। ये है इंप्रेशनिज्म। यानी आप इमेजेस के जरिए जब इंप्रेशन देते हैं उसको इंप्रेशनिज्म कहते हैं। एक पोएट्री के अंदर इसको ये कहते हैं when you give impressions to the reader through showing the images, it is known as impressionism. जब आप पोइट्री के अंदर, लिटरेचर में इसकी ये डेफिनेशन है, जब आप इमेजेस लगा के यूज करते हैं और एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंप्रेशनिज्म। मोस्टली राइटर जो है वो यूज करते हैं। एक्सप्रेशनिज्म दूसरी मूवमेंट है। एक्सप्रेशनिज्म ये भी इसको लिख लें, 20th सेंचुरी की मूवमेंट है, मॉडर्न मूवमेंट है और इसका ओरिजिन और ये ओरिजिनेट हुई है या इसका आगाज हुआ है जर्मनी के अंदर। पहली जो है वो फ्रांस के अंदर उसका आगाज हुआ है। दूसरी जो है ये कहां आगाज हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है जर्मनी के अंदर। नाम है एक्सप्रेशनिज्म। इट इज अ सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। ये एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है कि आप इसके अंदर एक पेंटर को खुला छोड़ देते हैं। वो अपनी जो उसके मन में आइडियाज आ रहे हैं वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो उसको अपनी पेंटिंग के अंदर वो उसको ला रहा है। मिसाल के तौर पर उसके मन में इमेज आ जाता है कि बहुत बड़ा ड्रैगन है, उसके 10 सर है, तो वो वैसा पेंट कर दे। एक उसके अंदर ऐसा कोई इमेज जैसा इमेज आ रहा है वो उसको, ये एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है। फॉर इमोशनल, जब आप इमोशनल इफेक्ट डालने के लिए अपनी पेंटिंग के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर आप कोई एक्सट्रीम किस्म का यूज करते हैं कलर्स वगैरह, तो उसको कहते हैं एक्सप्रेशनिज्म। एवंट-गार्ड मैंने आपको एक बताई थी, ये भी एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी व्हेन राइटर्स वर मेकिंग न्यू एक्सपेरिमेंट विद पेंटिंग, विद राइटिंग स्टाइल, विद पोएट्री और सच काइंड ऑफ लिटरेरी जॉनरा। इट इज एवंट-गार्ड मूवमेंट। ये भी इसके अंदर है, ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी एवंट-गार्ड। तो इट इज अ सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव और ये इसलिए डाला जाता है जब आप एक्सट्रीम कलर अपने पेंटिंग के अंदर डालते हैं। शुरू पहले तो आम कलर होते हैं ना लाइट किस्म के, लेकिन इसमें आप जो चीज दिखाते हैं वो एक बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, उसको सब्जेक्टिव अप्रोच भी कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशनिज्म। तीसरी मूवमेंट लिखें डाडाइज्म, जो जिसका यूज हमारे राइटर ने किया है। हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपनी असाइनमेंट में। डाडाइज्म जो है इसके अंदर एवंट-गार्ड भी आती है, ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी और इसके अंदर क्या था, स्टार्टेड, ये कहां पे, ये फ्रांस के अंदर स्टार्ट हुई है। इसको कहते हैं डाडाइज्म। डाडाइज्म का जो कंसेप्ट है ये स्टार्टेड राउंड अबाउट वर्ल्ड वार 1, यानी जब वर्ल्ड वार 1 चल रही थी ये उस वक्त स्टार्ट हुई है। और आर्टिस्ट जो है इन्होंने इसमें रिजेक्ट कर दिया था मॉडर्न रैशनल अप्रोच को। आपको पता है कि जो मॉडर्न, जैसे हमने रसल को पढ़ा, तो रसल जो था वो मॉडर्न राइटर था। तो व्हाट डज ही से? ही सेज दैट वी शुड एग्जामिन थिंग थ्रू रैशनल अप्रोच। तो यहां पे जो राइटर हैं वो कहेंगे कि हर चीज जो है वो रैशनल अप्रोच से आप जज नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं अगर आप रैशनल होकर उसको डील करते हैं तो यू कांट डील, क्योंकि उस वक्त जो वर्ल्ड वार 1 है उसकी वजह से बहुत लोग मर रहे थे और लोग जो हैं उनकी रैशनल अप्रोच जो थी वो कोई कामयाब नहीं हो रही थी।
उसकी वजह से भी कोई खासी कामयाबी नहीं हुई, दुनिया तबाही पर पहुंच गई थी। तो साइंटिफिक और मॉडर्न और रैशनल अप्रोच जो है उसके ये रिवर्स थी, ये उसके उल्ट एक मूवमेंट आई है डाडाइज्म की। इसमें पोइट्री और राइटिंग और पेंटिंग जो है वो डाडाइज्म के असूलों को मद्देनजर रख के की जाती थी। उसमें कोई रैशनल अप्रोच नहीं, आप जैसा चाहें वैसा पेंट कर दें, ठीक है, इसको कहते हैं डाडाइज्म। ये सारी मिलती जुलती मूवमेंट है, एक दूसरे से ये निकली। आगे सुररियलिज्म। सुररियलिज्म वो तो यानी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 आई है ना, ये आफ्टर द वर्ल्ड वार आई है, यानी 1920 से ऑनवर्ड। अगर आप वर्ल्ड वार 1 देखें तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 1914 से 1918 है। ये सारे पॉइंट लिख लीजिए, यानी 1914 से लेकर 1918 का जो ड्यूरेशन है इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वार 1। और वर्ल्ड वार 2 जो है यानी सेकंड वर्ल्ड वार है वो 1939 से 1945, यानी 1939 से लेकर 1945। उसके बाद भी काफी डिस्ट्रक्शन हुई है, तो राइटर की अप्रोच बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। अब ये जो सुररियलिज्म की मूवमेंट है ये आफ्टर द वर्ल्ड वार आई है, वर्ल्ड वार 1 आई है, 1914 से 1918 के बाद आई है, यानी 1920 में ये आगाज हुआ इसका। और इसमें क्या किया जाता था, रियलिटी और जो सब्जेक्टिव अप्रोच है, यानी एक तो ना रियलिज्म, एक है आइडियलिज्म, इन दोनों को एज ए जक्सटापोज रख के उसको पेंट करते थे, उसको पेंट करते थे। जक्सटापोज का मतलब होता है कि इन दोनों चीजों को ऐसे सामने रख के उसके बाद उसका कंपैरिजन देना, उसको कहते हैं जक्सटापोज। अब ये था कि इमेजरी इफेक्ट आर्ट, इन आर्ट, लिटरेचर, फिल्म, इनमें इसकी प्रैक्टिस की जाती थी। तो प्रिंसिपल यूज किए जाते थे बड़े रैबल किस्म के सुररियलिज्म के अंदर, जैसे आपने इस पेंटिंग के अंदर, पेंटर के अंदर है, द पेंटर के अंदर अब हमारा जो पेंटर है वो क्या करना चाहता है कि ये खुद खुद उठे और इसके ऊपर पेंट हो जाए और ऊपर सामने दिखाई दे चलता हुआ। अब ये चीज आप जो भी सोचते हैं किसी हद तक वो मुमकिन होता है, किसी हद तक वो मुमकिन नहीं होता। मिसाल के तौर पर ऐसे तो नहीं हो सकता। तो सामने बिल्डिंग के जो लोग हैं वो उसे कह रहे हैं कि तुम रेबल आइडिया लाए हो, बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है, तुम ऐसा करो कि अपना ये पॉइंट जो है छोड़ दो, किसी और चीज पे पेंटिंग करो। वो उसको पेंटिंग नहीं करने देते, वो कहता है कि वो पेंटिंग करेगा, ऐसे उठकर ये कैनवस के ऊपर ऐसे उभरता हुआ समंदर जो है लहरों समेत ऊपर ये प्रिंट हो जाएगा। और वो वहां पे बैठा हुआ, पीछे से क्रिटिसिज्म आ रही है, आगे उसके समंदर है, समंदर जो है वो भी लाइफ की इमेज है, कैनवस जो सामने पड़ा है ये भी लाइफ की, यानी इमेजेस यूज की हैं पोएट ने। पोएट आपको कंफ्यूज कर देता है, मॉडर्न पोएट जो है आपको इतनी इमेजेस यूज करते हैं कि वो कंफ्यूज कर देते हैं। इनफैक्ट दे आर यूजिंग डाडाइज्म, इंप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सुररियलिज्म एंड ऑल दीज एंडेड अप कंफ्यूज्ड आवर रीडर्स। रीडर को कंफ्यूज कर देती हैं ये सारी जो मूवमेंट है, वो इनफैक्ट उनको यूज कर रहे होते हैं। अब सुररियलिज्म आफ्टर वर्ल्ड वार 1 आई है, 1920 में आई है, और ये क्या करती है, ये एंड कॉम्बिनेशन, ये क्या कॉम्बिनेशन है, जक्सटापोजिशन होती है, ये जक्सटापोज कर देता है राइटर दोनों चीजों को, रियलिज्म और आइडियलिज्म को आपके सामने रख देता है। अगर आप गौर से देखें तो सुररियलिज्म का जो एलिमेंट है आपको पेंटर के अंदर नजर आ रहा है कि उसने आइडियलिज्म और रियलिज्म आपके सामने रख दी है। अब मुझे आप में से कोई बताएगा कि इन दोनों में, पेंटर के सामने समंदर है और पीछे जो वो लोग हैं, इनमें रियलिज्म कहां है और आइडियलिज्म कहां है? हु इज गोइंग टू टेल मी फ्रॉम यू? राइटर के सामने समंदर है, वो कहता है कि हूबहू वैसे पेंट हो जाए, पीछे रियलिस्ट, पीछे लोग खड़े हैं और लोग कहते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है जो तुम कर रहे हो। इनमें से रियलिज्म और आइडियलिज्म कहां है? वेरी गुड। यानी आथर हमारा राइटर नहीं, उसके अंदर जो उसने कैरेक्टर लिया हुआ पेंटर, हमारे पेंटर का ये ख्याल है, जो पेंटर उस पोएट्री के अंदर मौजूद है, पेंटर कहता है कि ये हूबहू जो पेंट हुई है वो आइडियलिस्ट अप्रोच है, दैट इज अप्रोच ऑफ द प्लेटो and the approach, the people behind him who are pulling him back, that you can't do that because it will not real, it's a rebel idea and it can never ever be implemented. It will never ever be implemented, so you are going to in the idealism. So leave this matter. It will just wastage of time. Be realist. Don't paint it. वो जो पीछे जो खींच रहे हैं, they are realist.
यानी एक रियलिज्म का फलसफा है, एक आइडियलिज्म का फलसफा है। जब तक आप यहाँ पे प्लेटो और अरिस्टोटल को नहीं समझते, चूंकि आपने प्लेटो और अरिस्टोटल में से पढ़ा है, आपको दूसरे बच्चों की निस्बत ज्यादा समझ आ रही होगी इसको। बल्कि यहाँ पे मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अरिस्टोटल और प्लेटो का थोड़ा सा फलसफा जो है ना वो बताएं इनको, जो आपने मुझसे पढ़ा है, ताकि इनको भी क्लियर हो जाए। एक्सप्लेन व्हाट इज आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। Very good. Yes. एक्चुअल रियलिटी में नहीं है। वेरी गुड, नाइस। अच्छा जी, ये चूंकि पेंटर जो है, ये जॉन एशबेरी जो है वो आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों का ब्लेंड देता है, और इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पोएट है, और इमेजेस और इस तरह की मूवमेंट्स जो है इनसे मुतासर है, तो ये चीजें उसने अपनी पोएट्री के अंदर डाली हैं। अक्सर मुझे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आता। इनफैक्ट जिन बच्चों ने अरिस्टोटल और प्लेटो को अच्छे से समझा होता है वो इनको अच्छी तरह समझ लेते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इसको आप अच्छी तरह आपको समझाएं। द पेंटर वाज, कुछ पॉइंट्स लिखने, सुरलिज्म को आपने समझ लिया। ये सुरलिज्म की जो अप्रोच है ना, ये जो मूवमेंट थी, ये एक जक्स्टा पोजिशन वाली पोजिशन होती है, इसमें दोनों चीजों को सामने रख दिया जाता है आपके, जैसे रियलिज्म और आइडियलिज्म, और इट इज अ लिबरेशन, इट्स अ लिबरेशन ऑफ आर्ट फ्रॉम द रैशनलिज्म। ये असल में अप्रोच इसलिए आई थी, ये मूवमेंट इसलिए आई थी, ये 1920 में राउंड अबाउट आई है, और इसका मतलब ये था कि आर्ट फॉर आर्ट से लिख लें कि लेट आर्ट शुड बी टेकन फॉर आर्ट से। Why are you taking it for realism? Why are you taking it for other psychology or other isms? कुछ दूसरे जो नॉलेज है उसको आप इसके साथ रिलेट क्यों करते हो? It is art and should be taken as art. ये आर्ट है भाई, इसको आर्ट लें। Why are you taking it for moral purpose? Why are you taking for teaching purpose? Why are you taking for other purpose? Is art, and art is an industry of entertainment. तो वो असल में राइटर जो है ये रेबल आइडिया, उन्होंने इसलिए वो रेबल आइडिया देते थे कि जो एक आर्टिस्ट के मन में चीज आती है आप उसको चेंज ना करें, उसे वैसा करने दें। अगर पोएट्री आती है पोएट्री वैसी करने दें, अगर पेंटिंग आती है उसके मन में तो पोएट्री करने दें। अगर आप उसको चेंज कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो वो बहुत सारे आइडिया एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि उसे बिल्कुल नहीं वो लिखने दे रहे, वो पहले सिलेक्ट करता है, पहले वो सिलेक्ट करता है किसको? सबसे पहले वो सिलेक्ट करता है कि मैं जी यहाँ पे एक सी जो है, समंदर जो है, हूबहू अपने कैनवस पे वैसे उतारूंगा कि वो लहरों समेत यहाँ पे पेंट हो जाए। उसे क्रिटिसिज्म मिलता है, फिर वो छोड़ देता है कि ये मुमकिन नहीं है, लोग उसे इतना क्रिटिसाइज करते हैं, वो छोड़ देता है। फिर कहता है मैं अपनी वाइफ की इमेज बनाता हूँ। वाइफ की इमेज बनाता है तो वो एक इमेज बन जाती है, लेकिन वो भी कोई परफेक्ट इमेज नहीं बनती। फिर उसके बाद वो फिर फैसला करता है कि वो सी जो है, वो समंदर जो है उसको पेंट करेगा, लेकिन लोग उसे फिर हर जगह से लोग जो है उसे अप्रोच करते हैं और उसका पीछा करते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और अल्टीमेटली वो इतना सोचता है कि आखिर में वो पता चलता है पॉइंट के अंदर कि वहां पे उसका कैनवस और वो खुद जो है पेंटर जो है वो खुद ही उस समंदर के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसकी डेथ हो गई है। तो वो ये सोचता है कि अब मेरी सोच जो है वो निकल के खुद बहुत पेंट इसके ऊपर पेंट हो जाएगी। यानी वो आप इस तरह के आइडिया सोच रहा है। अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि उन लोगों ने, जो बिल्डिंग वाले लोग थे, उन्होंने इतना क्रिटिसाइज किया कि उसने खुदकुशी कर ली, या उन्होंने उठा के उसे समंदर के अंदर फेंक दिया। हमें पॉइंट के अंदर ये पता चलता है कि वो पेंटर जो है वो वहां पे मरा पड़ा है, उसकी डेथ हो गई। तो असल में ये कहता है कि ये आर्ट की डेथ है, ये क्रिटिसिज्म, ये आर्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन है क्रिटिसिज्म, इट शुड बी गिवन फ्री हैंड। तो ये एक लिबरेशन की मूवमेंट थी, सुरलिज्म, उसने उसको इसके अंदर इस्तेमाल किया है। द पेंटर वॉज रिटन, पेंटर जो है ये जॉन एशबेरी ने इसको लिखा है, और
ये तकरीबन 1950 में इसको उसने लिखा है। 1950 का जो टाइम है, उस वक्त जो बहुत सारे अमेरिकन राइटर्स थे वो न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा था रशियन कम्युनिस्ट राइटर क्रिटिक्स की तरफ से। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है, हार्श क्रिटिसिज्म है, जो कि अमेरिकन राइटर को फेस करना पड़ रहा था। जब भी आप न्यू एक्सपेरिमेंट करते हो, एक नई चीज लेकर आते हो, लोग जेलस होते हैं, लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो अमेरिकन राइटर न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रशियन कम्युनिस्ट दे वर क्रिटिसाइजिंग। 1950 में ये लिखी है द पेंटर उसने। राइटर हैज यूज्ड एक्सप्रेशनिज्म, इंप्रेशनिज्म, सुरियलिज्म, डाडाइज्म, ये सारी उसने मूवमेंट्स का जो नॉलेज है वो इसके अंदर यूज किया। और ये कैसे यूज किया? फ्रेंच में ये सारी मूवमेंट फ्रेंच या जर्मन से चली हैं। तो मोस्टली जो राइटर हैं आफ्टर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार यूज हुआ था कि स्विट्जरलैंड एक इलाका है, वहां पे जाके इकट्ठे हो गए थे। तो वहां पे उन्होंने फिर नए नए एक्सपेरिमेंट किए राइटर्स ने जाकर, और इसको लिखा गया सिस्टीना। सिस्टीना एक सिस्टम है, एक मेथड है लिखने का, जिसमें 6 स्टेंजा और 6 लाइन होती हैं। इसमें इसको उसने लिखा है। नो लेट्स सी फ्रॉम योर असाइनमेंट। आप असाइनमेंट खोलें, इसमें थोड़ी सी पॉइंट है वो मैं आपको बता के उसके बाद दूसरी असाइनमेंट पे ले जाऊंगा। इंप्रेशनिज्म जी, व्हाट इज इंप्रेशनिज्म? आपने असाइनमेंट खोल ली होगी, जो असाइनमेंट मैंने आपको सेंड की है जिस पे लिखा हुआ स्टाइल्स, उसका पहली हेडिंग जो है इंप्रेशनिज्म खोलिएगा, पहली स्लाइड। इंप्रेशनिज्म characterized by the short brisk strokes of the bright color used to create the impressions light on object। ये तो बात हो रही है ना कि एक पेंट यूज करना और एक लाइट सा शॉर्ट सा ब्रिस्क स्ट्रोक इस्तेमाल करके आप एक इंप्रेशन दे रहे हैं, यानी लाइट सा इंप्रेशन देना किसके थ्रू? पेंटिंग के जरिए। बट व्हेन यू यूज द सेम टेक्निक इन योर पोएट्री, इन योर राइटिंग टेक्निक, बिकॉज पेंटिंग एंड पोएट्री दे आर इंटररिलेटेड। जैसे प्लेटो ने तो इसको डिफरेंशिएशन ही नहीं की, लेकिन एरिस्टोटल ने बाद में उसको, जैसे मैंने कहा, कि क्लासिफाइड कर दिया नॉलेज को। लेकिन वो पोएट्री और पेंटिंग को मिलाने की कोशिश करती हैं। जैसे जॉनिश बेरी भी फ्रांस गया है, वहां पे वो बहुत सारे राइटर से मुतासर है, वहां के पेंटर से मुतासर है। तो वो पेंटर और पोएट्री को असल में वो क्या आइडलिज्म के फलसफे, जो प्लेटो का जो फलसफा है, उसको लाइक करता है। अब वो जो कह रहा है कि वो समंदर उसके सामने पेंट हो जाए, ये किसका फलसफा है? वो से बीनी से सोचें, ये वही पॉइंट आ जाता है प्लेटो वाला कि पेंटिंग और पोएट्री सेम है। और ये भी क्या कहता है? पोएट्री और पेंटिंग सेम है। देखिए, यानी एक राइटर है तो कितने यानी पुरानी फिलॉसफी को वो फॉलो कर रहा है। मॉडर्न राइटर है। कैरेक्टराइज्ड बाय द दोनों सेम है। जोनेश बेरी क्या कहता है कि वो रियलिज्म और आइडियलिज्म दोनों के फलसफे को सामने रख देता है, और ये नहीं कहता कि रियलिज्म अच्छी है। ये उसने कहीं नहीं कहना कि रियलिज्म अच्छी है या आइडियलिज्म। वो ये नहीं कहेगा कि इंडिया सबसे बुरा कंट्री है, बेस्ट टेररिस्ट कंट्री है, आप उसके ऊपर एक मजमून लिखें। वो ये नहीं कहेगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि फलां बंदा जो है वो इंतहाई बुरा शख्स है, इसके ऊपर मजमून लिखें। वो आपको डायरेक्ट नहीं करेगा, आपको वो डायरेक्ट भी नहीं कहेगा, आपको वो कोई टीचिंग भी नहीं देगा, कोई मोरालिटी भी नहीं सिखाएगा। वो आपके सामने रख देगा, आप फैसला खुद करेंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। And impressionism characterized by the short brisk strokes of the bright colors used to recreate impressions of the light on the objects। कि एक आप पेंटिंग के जरिए लाइट सा ब्रश यूज करके एक इंप्रेशन बनाते हैं। कोई इंप्रेशन का मतलब इंप्रेशन देना, तो इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक्सप्रेशनिज्म में एक्सट्रीम कलर यूज किए जाते हैं। उसकी पेंटिंग भी मैंने आपको दिखाऊंगा साथ कि किस तरह वो क्रिएट करते हैं। Impressionism, it portrays the effect of experience upon the consciousness of the artist and the audience. The artist is characterized as one concerned more with the technique of suggesting lights and colors to the pictures than with the subject matter. तो ये कैसे किया जाता है? टेक्निक ऑफ सजेस्टिंग लाइट एंड कलर टू पिक्चर्स देन द सब्जेक्ट मैटर। लाइट और कलर देकर आपके जो इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है उसे इंप्रेशनिज्म कहते हैं। A scene may either be a natural settings or the man-made landscape, but outdoors are generally the subject with vibrant colors without an emphasis on detail. Impressionism enabled the artist to paint an image in the way that someone might see if they only caught a quick glimpse of the subject. एक ग्लिम्प्स होता है ना किसी चीज का, वो आपको कोई चीज बहुत सारे मीनिंग दे दे, तो वो एक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है पेंटिंग के जरिए। जैसे एक पेंटिंग आपके सामने लाइट सी रख दें
और आपसे कहें कि इससे कोई आइडिया निकाल लें, इंप्रेशनिज्म. This method allowed the artist to emphasize the impressions of either subject matter rather than paint the object in more realistic manner. Sunrise by the Claude Monet. Claude Monet जो है वो इसका बानी है और इसमें क्लॉड मोनेट ने ये इम्प्रेशनिज्म की जो मूवमेंट है इसका आगाज किया है. रोज आर्चेस, ये देखें उसने बना के आपके सामने कैसा एक इंप्रेशन, इससे क्या इंप्रेशन आपको मिल रहा है. अब एक सामने पीछे एक बाग सा है, आगे एक बड़ी ऐसे कोई झील सी है, तो कितना एक नज़ारा मिल रहा है कि वो इंप्रेशन, ये है इंप्रेशनिज्म की टेक्निक. इतने एक्सट्रीम कलर नहीं है इसमें. अब मैं एक्सप्रेशनिज्म की पेंटिंग आपके सामने रखूंगा तो वो बड़ा एक एक्सट्रीम किस्म के कलर आपके सामने रखेगा. So these are the technique and a writer went in France and over there he influenced from the writer. ये फ्रांस गया है, वहां पे इसने ज्वाइन किया उनको, उनसे मुतासर हुआ और फिर आइडियलिज्म के फलसफे के मुताबिक, प्लेटो के फलसफे के मुताबिक पोएट्री और पेंटिंग सेम ही होते हैं. ये देखें डांस क्लास जो है ये भी लाइट से कलर इस्तेमाल किए, इसमें इंप्रेशनिज्म इस्तेमाल हुआ है और इंप्रेशनिज्म सेल्फ पोर्ट्रेट बना हुआ आपके सामने. अब है एक्सप्रेशनिज्म, इसमें एक्सट्रीम किस्म के कलर इस्तेमाल किए जाते हैं. स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, तो ये एक नेचुरल फॉर्म और कलर आर डिस्टॉर्टेड एंड एक्सैजरेशन की जाती है. इट इज अ मैनर ऑफ द पेंटिंग एंड स्कल्पचरिंग. स्कल्पचर का मतलब समझते हैं, ये जो स्कल्पचर बनाते हैं लोग, स्टैच्यू से बनाते हैं. इट इज अ बुत वगैरह होते हैं, तो इनमें अगर आप एक्सट्रीम किस्म के कलर लगा दें तो वो एक्सप्रेशनिज्म हो जाएगा. इट इज द मैनर ऑफ द पेंटिंग एंड स्कल्पचरिंग इन विच नेचुरल फॉर्म्स एंड द कलर आर डिस्टॉर्टेड. जो असल कलर होते हैं, मिसाल के तौर आसमान का कलर जो है वो क्या है, ब्लू है, आप इसको डिस्टॉर्ट करके कोई एक्सट्रीम किस्म का ब्लू कर दें तो एक्सप्रेशनिज्म हो जाएगा. सो डिस्टॉर्टेड एंड एक्सैजरेटेड. The artist uses free distortions, forms and the color through which he gives visual forms to inner sensations or emotions. अभी ना मेरी आज कल 4 स्टूडेंट ने रब्ता किया था, आज भी एक स्टूडेंट ने रब्ता किया मुझसे. एमए इंग्लिश पार्ट 1 की स्टूडेंट है. कोविड-19 की वजह से सर पैसे कम ले लें. मैं कहा कम ले लूंगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि मैं लेक्चर जो है बड़ी मेहनत से बनाता हूँ जी, डेली बेस. कहती जो एक्सपीरियंस टीचर है उन्हें तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता लेक्चर देते हुए. तो मैंने कहा माय डियर, एक्सपीरियंस टीचर जो है ना वो ऊपर से दे के हूबहू वैसा पढ़ा देते हैं. मैं जो एक दफा लेक्चर दे लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उससे अच्छा करके दूसरा. तो ये मेरे ये मैंने कहा मेरा स्टाइल है. तो कहती एक्सपीरियंस टीचर को तो सर मसला नहीं होता, वो तो वैसे लेक्चर दे देते हैं. मैंने कहा हाँ, वो ऊपर से देख के बुक से तो कोई भी पढ़ा सकता है, वो तो आप भी पढ़ा सकती हैं. तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ हर टॉपिक पे. तो मैंने कहा कि मेरा तजर्बा इतना है माशाल्लाह कि मैं 2009 से पहले का तकरीबन पढ़ा, 2007-8 में मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी. तो मैंने कहा मेरा अच्छा खासा अल्लाह का शुक्र है तजर्बा, ऐसी बात नहीं. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें चाहिए कि बच्चों को नई से नई चीजें बताएं. अब ये पोइट्री जो मैं अभी आपको पढ़ाने लगा हूं, भले मैं आपको 100 दफा पढ़ा देता ना, ये पेंटर आपको समझ ना आता जब तक ये चीजें आपके एक दफा माइंड में ना आए. इंप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सूरियलिज्म, डट यस. बच्चों की तरह और रट्टा हो गया. लिख सकता है और ये चूंकि इमेजेस यूज करता है तो हमने ये सारी चीजें बतानी है उसको कि कहाँ कहाँ इंप्रेशनिज्म है, कहाँ एक्सप्रेशनिज्म है, डाडाइज्म है, सूरियलिज्म है, वो हम उसके अंदर से निकालेंगे जब उसकी लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ेंगे. Expressionism, the artist uses free distortions of the forms and colors through which the gives a visual forms to inner sensations and emotions. कैसे कि inner sensation और emotion देने के लिए वो चीज जो इंसान के अंदर होती है, ये तो इंसान के अंदर है ना कि सेंसेस है, वो फील करता है. तो जब आप एक्सप्रेशन इस तरह का देते हो, एक्सट्रीम किस्म के कलर, एक्सट्रीम किस्म की वर्डिंग इस्तेमाल करते हो अपनी राइटिंग या पेंटिंग के अंदर, वो आपका एक्सप्रेशनिज्म हो जाएगा. Expressionism, the painting, the primary art of which expressionism influenced, are full of the vivid imagery and emotions and are often described as showing a touch of the dark side of the human nature.
यानी जब आप डिस्टोर्ट करके चीजों को बड़ा कोई शदीद किस्म का कलर किसी को करके पेश करते हैं, दैट इज इंप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट शो इमोशंस एंड पर्सनल व्यू इन देयर वर्क। और ये याद रखिएगा, एक्सप्रेशनिज्म चूंकि सब्जेक्टिव आर्ट है, क्या ये एक ऐसा आर्टिस्टिक स्किल है जो कि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब आप खुद इतनी कलरिंग कर रहे हो, डाल रहे हो, तो इसका मतलब है जब हम अपनी तरफ से कोई चीज डालते हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये होती है कि टेक्निक जैसी कोई चीज है वैसा पेंट कर देना, उसे हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। दे पोर्ट्रे द सब्जेक्टिव रियलिटी रादर देन रियलिज्म। वही बात जो मैंने आपसे की। आर्टिस्ट माइट इनकॉर्पोरेट फैंटेसी एंड वायलेंस इन देयर सब्जेक्ट मैटर इन ऑर्डर टू शो द एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस। एक्सप्रेशनिज्म, ये जी आपके सामने एक्सप्रेशनिज्म देखें। आम कलर में अगर करें तो कैसे ये एक्सट्रीम किया हुआ कलर को, इसे कहेंगे हम एक्सप्रेशनिज्म। ये भी एक्सप्रेशनिज्म है, ये भी एक्सप्रेशनिज्म है, ये भी एक्सप्रेशनिज्म है, ये भी एक्सप्रेशनिज्म। अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, हमारे पोएट ने उसके अंदर क्या यूज की, अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। वो क्या चाहता है कि वो पोएट जैसा वो है वैसा आगे यहाँ पे पेंट हो जाए, ये अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। Abstract art is the conceived apart from any reality, यानी ये रियलिटी से दूर होता है abstract expressionism। Specific object it pertains, ये किसके मुताल्लिक होता है, it pertains, pertain होता है किसी चीज के मुताल्लिक। It pertains to the formal aspects of the art in emphasizing line, color, generalized geometric forms. The kind of art is the logical extensions of the cubisms with its fragmentations of ऑब्जेक्ट। हाँ जी, इट इज अ पोस्ट वर्ल्ड वार टू आर्ट मूवमेंट। मैंने जैसे पहले बताया था कि एक्सप्रेशनिज्म की जो मूवमेंट है वो पोस्ट वर्ल्ड वार, यानी इट इज अ पोस्ट वर्ल्ड वार टू आर्ट मूवमेंट दैट डेवलप्ड द न्यूयॉर्क इन 1940। देयर आर एक्चुअली नो एस्टैब्लिश्ड स्टाइल्स, although the work put an emphasis on the dynamic and energetic gesture, the imagery used is primarily still abstract। ठीक है जी, abstract होती है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म क्या है, टू ब्रॉड ग्रुपिंग्स, एक्शन पेंटर्स और उसके बाद कलर फील्ड और पेंटर्स, ये चीजें उसके अंदर होती है। एक्शन पेंटर, द आर्टिस्ट वर्क इन द स्पॉन्टेनियस improvisatory manners, often using the large brush to make the sweeping gestural mark। लार्ज ब्रश यूज करता है और जैसा वो मन में आ रहा है वैसा करता जा रहा है, इसको कहते हैं एक्शन पेंटिंग। कलर फील्ड पेंटिंग, द आर्टिस्ट वर डीपली इंटरेस्टेड इन रिलीजियस एंड रिलीजन एंड मिथ एंड क्रिएटेड द सिंपल compositions with a large area of single color intended to introduce the contemplative or meditational response in the viewer। हाँ जी, ये एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन है। ये देखें कितनी डिस्टोर्शन सी उसने बनाई हुई है, ये भी देखें, ये भी आपके सामने सारी इमेजेस जो हैं आपके सामने, इसको आपने रीड करना है। ये क्यूबिज्म जो है ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। आगे मैं सुरलिज्म और डाडाइज्म आपको बताना चाहता हूँ। सुरलिज्म पे आ जाए। सुरलिज्म, व्हाट इज सुरलिज्म? सुरलिज्म बेसिकली ड्रीम की इंटरप्रिटेशन है। इट वॉज एन आर्ट मूवमेंट दैट सॉट टू लिंक द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम विद द रियल लाइफ। और इसके अंदर डिस्कस होगा कि और ड्रीम की इंटरप्रिटेशन किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिसिस जो है वो भी इसमें डिस्कस होगा। उसने ड्रीम की इंटरप्रिटेशन दी थी, वो इसका उसमें मेन उसका रोल है सुरलिज्म में। इट वॉज एन आर्ट मूवमेंट, ये एक आर्ट की मूवमेंट है और इसमें क्या हुआ है, इसमें सॉर्ट किया गया है और वो दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान ड्रीम में देखता है, उसकी इंटरप्रिटेशन हो। जैसा ड्रीम में कोई चीज आ रही है आप उसको वैसे प्रेजेंट। मैंने एक दिन आपसे कहा था कि अरिस्टोटल ने कहा था कि इंसान जैसा देखता है वैसा ही इमेज जो है वो बना सकता है। जो आप सामने देखते हैं वो वैसा ही इमेज तक बनाता है बंदे के माइंड में। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप गौर से देखें तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं इंसान वही बनाता है जो वो देखता है। तो ड्रीम में वो कहता है कि कुछ बात अजीबो गरीब किस्म की सोच आती है, अजीबो गरीब किस्म के कुछ लोग आ जाते हैं, आप इमेजेस आ जाती हैं, आप उसकी जब इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं वो सुरलिज्म है। तो ये रियलिटी से तकरीबन चीजें दूर होती है। आप ड्रीम में कोई ऐसा देख सकते हैं, कोई ऐसी स्पिरिट देख सकते हैं जो आपने कभी देखी नहीं है। तो वो हो सकता है आपने यानी वैसी जो इमेज है वैसी कोई आ जाए आपके माइंड में, लेकिन वो अजीबो गरीब किस्म की हो, उसके
10 उसके सर हों, तो अगर आपको वैसे ही आ रही तो आप वैसा ही पेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली यू आर फॉलोइंग द रूल ऑफ सूर्यलिज्म. It was founded in Paris by the small group of writers and artists who sought to channel the unconscious as a mean to unlock the power of the imaginations. ठीक है जी. सूर्यल क्या? सूर्यल मीन होता है बियॉन्ड और अबव रियलिटी. जब आप बियॉन्ड रियलिटी बात करते हैं तो इट इज द सूर्यलिज्म. और ये स्टार्ट कहां हुआ है? फ्रांस में. ये देखें आपके सामने. अब इमेजेस ऐसी आएंगी जो रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं रखती. ये देखें. अब ये देखें, उसने चांद उठाया हुआ साथ. ये देखें, ये देखें. ये सारी इमेज देखते जाएं, आपको क्लियर हो जाएगा कि बियॉन्ड रियलिटी बात हो रही है तो सूर्यलिज्म हो रहा है. आपके सामने सूर्यलिज्म कहां डिस्कस हुआ है? इस कि वो पेंटर जो है ना, तो पेंटर चाहता है कि ये ऐसा ही समंदर मेरे कैनवस के ऊपर ऐसे लहलहाए जैसे ये सामने देखें आप. उसने क्या, ये रियलिटी, शायद ये रियलिटी नहीं है. और मैंने तो ऐसा कोई सीन देखा नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े ग्लास हैं, उनके अंदर दो, एक फीमेल और मेल जो बंद हों. उसके बाद ये देखें, बुक पढ़ रही है फीमेल और पीछे ऊपर उसने वो लिया, पानी लिया हुआ आपने. तो पानी कभी भी वैसे बंदा ओढ़ के पढ़ तो नहीं सकता. ये सारी इमेजेस जो है, ये सारी ड्रीमी इमेजेस हैं. ये सर में कबूतर डाला हुआ. तो दीज आर द सूर्यलिज्म. और रियलिज्म क्या होता है? रियलिज्म का फलसफा क्या है कि रियलिज्म जैसी है वैसे. ठीक है. फ्रॉम रियलिटी, रियलिज्म टू ऑनवर्ड जनरल. Another styles of the art whose interest and concern center around the actual or real problem. It deviates on the treatment of the forms, colors and the space and as they appear in actuality or real ordinary visual experience. जो आपके सामने रियलिटी है वैसा पेंट करना, वैसा लिखना, वो रियलिज्म. ये भी अपने कोर्स में नहीं है, इसको भी छोड़ दें, आगे आ जाएं. डाडाइज्म. Dadaism, it is a style of painting which is the protest against the horror of the World War I, which artists believed had been a show barbarisms and oppressive intellectual rigidity in both art and every. ये World War I के बाद आई थी. उस वक्त लोग जो थे बड़ी रैशनलिज्म और इंटेलेक्चुअलिज्म इसकी अप्रोच को फॉलो कर रहे थे. उसकी वजह से एक जंग हुई, तो लोग जो है कुछ रेबल हो गए कि ये आपकी जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, रैशनलिज्म जो है, रियलिज्म जो है, हमारे तो काम नहीं आ रही. दुनिया तो फिर भी तबाह हो रही है. तो वो वर्ल्ड वार वन के जो हॉरर है उसके दौरान ये मूवमेंट आई थी और ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, रियलिज्म, रैशनलिज्म. द आर्ट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिलिबरेट इरेशनैलिटी एंड द रिजेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड ऑफ आर्ट. ये रिजेक्शन था, डिलिबरेट रिजेक्शन था रियलिज्म का. Dada artists referred their work as to have not influenced by any movement and basic principle can be seen greatly from the cubisms and expressionisms. ले जी, डाडाइज्म आ गया आपके सामने. ये सारी डाडाइज्म. ठीक है, ये डाडाइज्म. ले जी. You have learned about surrealism, you have learned about impressionism, expressionism and surrealism. In our poem, you see that there is concept of surrealism. यहाँ पे एक ड्रीमी, एक आइडियलिस्टिक एक अप्रोच यूज की गई है कि हमारा जो पेंटर है उसके सामने समंदर है, उसके पीछे एक लोग हैं, बिल्डिंग है, और वहां से वो आवाजें दे रहे हैं. और ये सारी जो आवाजें दे रहे हैं ये वो लोग हैं, जब वो कोई टॉपिक लिखता है तो उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं. ये रियलिटी में लोग ऐसे मौजूद हैं. ये उस वक्त अमेरिकन जो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पोएट्री के साथ, राइटिंग के साथ, और रेबल आइडियाज ला रहे थे. तो उसकी वजह से बहुत सारे जो कम्युनिस्ट राइटर थे, दे वर क्रिटिसाइजिंग देम. दे इवन क्रिटिसाइज दैट यू, हाउ आर यू राइटिंग लाइक दैट, योर राइटिंग इज नॉट गुड, यू आर नॉट डूइंग वेल, यू शुड लीव दिस टॉपिक, दे आर इनकरेजिंग देम. तो ये वो सारे लोग हैं. इनफैक्ट वो यहाँ पे एलिगोरिकली ही इज गिविंग अनदर मीनिंग, आपको एक मीनिंग दे रहा है. जॉन एशबेरी. ये जरा दूसरी निकालें, दूसरी असाइनमेंट निकालिएगा. जहां पे आपको मैंने 2 असाइनमेंट सेंड की है. ये मुकम्मल असाइनमेंट है और इसमें लाइन टू लाइन टेक्स्ट की मैंने इंटरप्रिटेशन जो है साथ लिखी है और कुछ इसके साथ इंफॉर्मेशन है. जॉन एशबेरी लाइफ. जॉन एशबेरी वाज बोर्न इन रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क इन द हेलेंस. बायोलॉजी टीचर जो थे उसका ये बेटा था. और उसके बाद फादर इसका जो है वो फार्मर था, मदर जो इसकी टीचर थी. ही वॉज रेज्ड अ फार्म नियर द ओंटारियो. हिज ब्रदर डाइड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. दे वर चिल्ड्रन. और छोटे थे तो एक भाई की भी डेथ हुई.
नोटेबल वर्क इसका जो है सेल्फ पोर्ट्रेट इन कन्वेक्स मिरर, चूंकि ये पेंटर से काफी पेंटिंग से मुतासर था और पेंटर और पोएट्री को वो एक प्लेटो की तरह सेम समझता है, तो वो कहता है ये दोनों चीजें सेम है, वो उनको रिलेट करके पोएट्री करने की कोशिश करता है। बॉर्न जॉन लॉरेंस एशबरी जुलाई 28, 1927 में पैदा हुआ, 2017 में इसकी डेथ हुई। लिटरेरी मूवमेंट जो है सुरलिज्म जो है द न्यूयॉर्क, सुरलिज्म से ये खासा मुतासर था, जिसका मतलब हमने जितनी भी मूवमेंट पढ़ी है उसने उन सबको स्टडी भी किया हुआ है और उन सारी मूवमेंट से वो मुतासर भी था, खासकर सुरलिज्म से। पेंटिंग और पोइट्री को सेम समझता है। पीरियड है 1949 से 2017 सुरलिज्म का। सुरलिज्म कहां पे आया था? फ्रांस के अंदर। वर्क अवार्ड एंड ऑनर्स बिब्लियोग्राफी, एशबेरी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट writer of 20th century American poet. He won nearly every major American award of the poetry. पोइट्री के अंदर जितने भी अमेरिकन पोलिटिजर अवार्ड है या दूसरे अवार्ड पोइट्री के हैं वो सारे उसने जीते हुए हैं, इंक्लूडिंग द पोलिटिजर अवार्ड, द नेशनल बुक अवार्ड, द येल यंग पोएट्स प्राइज, द बोलिंजिन्स प्राइज, द रुथ लिली पोइट्री प्राइज और द ग्रिफिन्स International Award and the MacArthur's and Genius and Grant. Ashbery's poetry challenges readers to discard all the presumptions about the aims, themes and stylistic scaffolding of verse in favor of the literature that reflect upon the limit of the language and volatility of the consciousness. अच्छा, जॉन एशबेरी को क्रिटिसाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी आप कर सकते हैं चीजों को, अगर ब्रीड बिनी से उसको देखें तो कोई ना कोई पॉइंट आपको मिल जाएगा। हर पोइट जो होता है वो डिविएशन करता है, ठीक है, और हम डिविएशन जहां हम देखते हैं कि कहां पोइट ने डिविएशन की है, हम उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं या उसको स्टाइलिस्टिकली बयान कर सकते हैं, उसके स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस को हम चेक करके उसको लिख सकते हैं उसकी क्रिटिसिज्म। लेकिन मसला यह है कि ये चूंकि दोनों आइडियोलॉजी जो है वो मिला देता है, रियलिज्म और आइडियलिज्म, ये हमें कंफ्यूज कर देता है कि भाई उसने दोनों को तो टच कर लिया है और आपके ऊपर वो छोड़ देता है, आप क्रिटिसाइज उसको कहां से करें। वो रियलिज्म भी सामने रख देता है, ये पता ही नहीं चलता कि वो रियलिज्म को कर रहा है अप्रोच या वो आइडियलिज्म को कर रहा है। तो ये तो रीडर ने फिर करना होता है, वहां से खुद निकालने हैं मीनिंग के वो क्या क्या रहा है। इन 2008 क्रिटिक Langdon's Hammers remarked, "No figure looms so large in American poetry over the past 50 years as John." यानी जॉन एशबेरी जो है वो बड़ा ऐसे जैसे अहाता किए हुए है पूरी अमेरिकन पोएट्री में। Considered for many years to be the leading U.S. candidate for the Nobel Prize in Literature, he was never awarded the honors. He died at his home in the Hudson's, New York in 2017. Said his death was from the natural cause. हाँ जी, his यानी उसके हस्बैंड के बारे में उसकी वाइफ कहती है, his husband David Kerminis said that the death was from the natural cause, यानी उसकी नेचुरल कॉज से उसकी डेथ हुई थी। जॉन एशबेरी एज अ मॉडर्न पोएट, ये असाइनमेंट भी आती है, ये सब आपने देखनी है पूरी असाइनमेंट, और कल इंशाल्लाह मैं आपको लाइन टू लाइन टेक्स्ट की और इसकी जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है इसकी मुकम्मल, वो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल आप रेडी रहिएगा इसके लिए, कल हम शुरू करेंगे। ये आपने जॉन एशबेरी एज अ मॉडर्न पोएट जो है ये भी एक असाइनमेंट है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद द पेंटर इंट्रोडक्शन एंड थीम ऑफ द पोएम्स, और उसके बाद है जी क्रिटिक ऑफ द पेंटर। कल इंशाल्लाह ये लाइन टू लाइन टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ज़रा देख लें। ये नीचे देखें तो कंक्लूजन लिखा हुआ है, ये पेज नंबर मेरे पास है, अगर मैं बता सकूँ पेज नंबर नहीं है, कंक्लूजन, और ये ना येलो किया हुआ है। पेंटर की जो क्रिटिक है ना, क्रिटिक लिखी हुई है, उसके नीचे आप देखें तो येलो किया हुआ, वो निकालें, वो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ इसी पोइट्री के। कंक्लूजन लिखा होगा और नीचे लिखा हुआ क्रिटिकल पॉइंट टू रिमेंबर। ये निकाल के अगर निकाल लें तो मुझे बताएं, और आपने निकाल लिया तो
अस्सलाम वालेकुम। दूसरों को भी मैसेज करें कि आ जाएं, थोड़ा से पॉइंट रहते हैं मेजर। पता नहीं चला, मैं तो पढ़ा रहा था अपनी तरफ से। तो मैं जब अपने टॉपिक की तरफ होता हूँ मेरी नज़र सिर्फ उधर होती है। मैंने अभी देखा, मैंने कहा वो कॉल नहीं, वो असल में मैंने साइलेंट किया हुआ। तो लेट मी टेल यू सम पॉइंट्स। आप ऐसा करें कि यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ क्रिटिकल पॉइंट टू रिमेंबर, इनको ज़रा याद रखें। ये मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ उसके बाद। चलो कोई मसला नहीं, मैं तब आपको बता देता हूँ। आप वैसे ग्रुप में फिर बाद में इसमें कोशिश करेंगे कि उनको भी बता दें, या हम ऐसा करते हैं कि इतना जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक मिनट, इसको मैं एंड कर रहा हूँ, मैं उधर से आपको कॉल करता हूँ। मैं उधर से कॉल करता हूँ, उधर थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ।